नमस्कार। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी घीसू। संध्या की कालिमा और निर्जनता में किसी कुएं पर नगर के बाहर बड़ी प्यारी स्वर लहरी गूंजने लगती। घीसू को गाने का चस्का था, परंतु तब जब कोई न सुने। वह अपनी बूटी अपने लिए घोंटता और आप ही पीता। जब उसकी रसीली तान दो चार को पास बुला लेती तो वह चुप हो जाता, अपनी बटोई में सब सामान बटोरने लगता और चल देता। कोई नया कुआं खोजता और कुछ दिन वहां अड्डा जमता। सब करने पर भी वह 9 बजे नंदू बाबू के कमरे में पहुंच ही जाता। नंदू बाबू का भी वही समय था बीन लेकर बैठने का। घीसू को देखते ही वह कह देते कि आ गए घीसू। हाँ बाबू, गहरे बाजों ने बड़ी धूल उड़ाई, साफे का लोच आते आते बिगड़ गया। कहते कहते वह प्रायः अपने जयपुरी गमछे को बड़ी मीठी आंखों से देखता और नंदू बाबू उसके कंधे तक बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों को स्नेह से देखते। घीसू उनका नित्य दर्शन करने वाला, उनकी बीन सुनने वाला भक्त था। नंदू बाबू उसे अपने डिब्बे से 2 खिल्ली पान देते हुए कहते, इसे जमा लो। क्यों, तुम इसे जमाना ही कहते हो ना? वह विनम्र भाव से पान लेते हुए हंस देता। उसके स्वच्छ मोती से दांत हंसने लगते। घीसू की अवस्था 25 की होगी। उसकी बूढ़ी माता को मरे 3 वर्ष हो गए थे। नंदू बाबू की बीन सुनकर वह बाजार से कचौरी और दूध लेता, घर आता और अपनी कोठरी में गुनगुनाता हुआ सो रहता। उसकी पूंजी थी 100 रुपये। वह रेजरी और पैसे की थैली लेकर 10वां मेघ पर बैठता, 1 पैसा रुपया बट्टा लिया करता और उसे 12-14 आने की बचत हो जाती थी। गोविंद राम जब बूटी बनाकर उसे बुलाते तो वो अस्वीकार करता। गोविंद राम कहते कि बड़ा कंजूस है, सोचता है पिलाना पड़ेगा, इसी डर से नहीं पीता। घीसू कहता, नहीं भाई, मैं संध्या को केवल 1 ही बार पीता हूँ। गोविंद राम के घाट पर बिंदो नहाने आती 10 बजे। उसकी उजली धोती में गोराई फूट पड़ती। कभी रेजरी पैसे लेने के लिए वह घीसू के सामने आकर खड़ी हो जाती तो उस दिन घीसू को असीम आनंद होता। वह कहती, देखो घी से पैसे न देना। वाह बिंदो, घी से पैसे तुम्हारे लिए ही हैं क्या? क्यों? तुम तो घीसू ही हो, फिर तुम्हारे पैसे क्यों ना घी से होंगे? कहकर जब वह मुस्कुरा देती तो घीसू कहता, बिंदो, इस दुनिया में मुझसे अधिक कोई न घिसा, इसीलिए तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम घीसू रखा। बिंदु की हंसी आंखों में लौट आती। वह एक दबी हुई सांस लेकर 10वां मेघ के तरकारी बाजार में चली जाती। बिंदु नित्य रुपया नहीं तोड़ाती, इसीलिए घीसू को उसकी बातों को सुनने का आनंद भी किसी किसी दिन न मिलता। तो भी वो एक नशा था जिससे कई दिनों के लिए भरपूर तृप्ति हो जाती। वह मूक मानसिक विनोद था। घीसू नगर के बाहर गोधूली की हरी भरी क्षितिज रेखा में उसके सौंदर्य से रंग भरता, गाता, गुनगुनाता और आनंद लेता। घीसू की जीवन यात्रा का वही संबल था, वही पाथेय था। संध्या की शून्यता, बूटी की गमक, तानों की रसीली गुनगुनाहट और नंदू बाबू की बीन सब बिंदु की आराधना की सामग्री थी। घीसू कल्पना के सुख से सुखी होकर सो रहता। उसने कभी विचार भी न किया था कि बिंदु कौन है। किसी तरह से उसे इतना विश्वास हो गया था कि वह एक विधवा है, परंतु इससे अधिक जानने की उसे जैसे आवश्यकता नहीं। रात के 8 बजे थे। घीसू बाहरी ओर से लौट रहा था। सावन के मेघ गिरे थे, फूही पड़ रही थी। घीसू गा रहा था, निस्दिन बरसत नैन हमारे। सड़क पर कीचड़ की कमी नहीं थी। वो धीरे धीरे चल रहा था और गाता जा रहा था। सहसा वह रुका। एक जगह सड़क में पानी इकट्ठा था। छींटों से बचने के लिए वह ठिठक कर किधर से चले या सोचने लगा। इसी समय पास के बगीचे के कमरे से उसे सुनाई पड़ा, यही तुम्हारा दर्शन है? यहाँ इस मुंहजली को लेकर पड़े हो और मुझसे? दूसरी ओर से कहा गया, तो इसमें क्या हुआ? क्या तुम मेरी ब्याही हुई हो जो तुम्हें मैं इसका जवाब देता फिरूं? इस शब्द में भर्राहट थी, शराबी की बोली थी। घीसू ने सुना, बिंदु कह रही थी, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने अपना धर्म बिगाड़ा है, सो इसीलिए नहीं कि तुम मुझे फटकारते फिरो। मैं इसका गला घोंट दूंगी और तुम्हारा भी। बदमाश। ओहो, मैं बदमाश हूं? मेरा ही खाती है और मुझसे ही? ठहर तो देखो किसके साथ तू यहाँ आई है, जिसके भरोसे इतना बढ़ चढ़कर बातें कर रही है।
पाजी लुच्ची, भाग नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। छुरा भोंकेगा? मार डाल हत्यारे, मैं आज अपनी और तेरी जान ले लूंगी और दूंगी भी, तुझे भी फांसी चढ़वा कर छोड़ूंगी। एक चिल्लाहट और धक्कम धक्का का शब्द हुआ। घीसू से अब नहीं रहा गया। उसने बगल के दरवाजे पर धक्का दिया। वह खुला हुआ था। भीतर घूम फिरकर पलक मारते मारते घीसू कमरे में जा पहुंचा। बिंदु गिरी हुई थी और एक अधेड़ मनुष्य उसका जूड़ा पकड़े हुआ था। घीसू की गुलाबी आंखों से खून बरस रहा था। उसने कहा, हैं? यह औरत है और तुम इसे? मारने वाले ने कहा, तभी तो इसी के साथ यहां तक आई है। लो, आ गया तुम्हारा यार। बिंदु ने घूम कर देखा। घीसू। वह रो पड़ी। अधेड़ ने कहा, ले चली जा, मौज कर, आज से मुझे अपना मुंह न दिखाना। घीसू ने कहा, भाई तुम विचित्र मनुष्य हो। लो चला जाता हूं। मैंने तो छुरा भोंकने इत्यादि और चिल्लाने का शब्द सुना तो इधर चला आया। मुझसे तुम्हारे झगड़े का क्या संबंध? मैं कहाँ ले जाऊंगा भाई? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लो मैं जाता हूं। कहकर घीसू जाने लगा। बिंदु ने कहा, ठहरो। घीसू रुक गया। बिंदु चली। घीसू भी पीछे पीछे बगीचे के बाहर निकल आया। सड़क सुनसान थी। दोनों चुपचाप चले। गदौलिया चौमुहानी पर आकर घीसू ने पूछा, अब तो तुम अपने घर चली जाओगी? कहाँ जाऊंगी? अब तुम्हारे ही घर चलूंगी। घीसू बड़े असमंजस में पड़ा। उसने कहा, मेरे घर कहाँ? नंदू बाबू की एक कोठरी है, मैं तो वहीं पड़ा रहता हूं। तुम्हारे वहां रहने की जगह कहाँ है? बिंदु ने रो दिया। चादर की छोर से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, तो फिर तुमको इस समय वहां पहुंचने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं जैसा होता भुगत लेती। तुमने वहां पहुंचकर मेरे सब कुछ चौपट कर दिया। मैं कहीं की न रही। सड़क पर बिजली के उजाले में रोती हुई बिंदु से बात करने में घीसू का दम घुटने लगा। उसने कहा, तो चलो। दूसरे दिन दोपहर को थैली गोविंद राम के घाट पर रखकर घीसू चुपचाप बैठा रहा। गोविंद राम की बूटी बन रही थी। उन्होंने कहा, घीसू, आज बूटी लोगे? घीसू कुछ न बोला। गोविंद राम ने उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहा, क्या कहें घीसू, आज तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कहूँ भाई, कहीं रखने की जगह खोज रहा हूँ। कोई छोटी सी कोठरी मिल जाती जिसमें सामान रखकर ताला लगा दिया करता। गोविंद राम ने पूछा, जहां रहते थे? वहां अब जगह नहीं। इसी मढ़ी में क्यों नहीं रहते? ताला लगा दिया करो। मैं तो 24 घंटे नहीं रहता। घीसू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। गोविंद ने कहा, तो उठो, आज तो बूटी छान लो। घीसू पैसे की दुकान लगाकर अब भी बैठता है और बिंदु नित्य गंगा नहाने आती है। वह घीसू की दुकान पर खड़ी होती है। उसे वह 4 आने पैसे देता है, पर अब दोनों हंसते नहीं और मुस्कुराते भी नहीं। घीसू का बाहरी ओर आना छूट गया। गोविंद राम की डोंगी पर उस पार हो आता है और लौटते हुए बीच गंगा में उसकी लहरीली तान सुनाई पड़ती है, किंतु घाट पर आते आते चुप। बिंदु नित्य पैसा लेने आती, न तो कुछ बोलती है और न ही घीसू कुछ कहता है। घीसू की बड़ी बड़ी आंखों के चारों ओर हल्के गड्ढे पड़ गए थे। बिंदु उसे स्थिर दृष्टि से देखती और चली जाती। दिन पर दिन वह यह भी देखती कि पैसों की ढेरी कम होती जाती है। घीसू का शरीर भी गिरता जाता है। फिर भी एक शब्द नहीं, एक बार पूछने का काम नहीं। गोविंद राम ने एक दिन पूछा, घीसू, तुम्हारी तान इधर नहीं सुनाई पड़ी? उसने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है। गोविंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ज्वर आता है? नहीं तो यूं ही आजकल भोजन बनाने में आलस करता हूं, अंडबंड खा लेता हूं। गोविंद राम ने पूछा, बूटी छोड़ दिया, इसी से तुम्हारी यह दशा है? उस समय घीसू सोच रहा था, नंद बाबू की बीन सुने बहुत दिन हुए, वे क्या सोचते होंगे। गोविंद राम के चले जाने पर घीसू अपनी कोठरी में लेट रहा। उसे सचमुच ज्वर आ गया। भीषण ज्वर था। रात भर वह छटपटाता रहा। बिंदु समय पर आई,
मढ़ी के चबूतरे पर उस दिन घीसू की दुकान न थी। वह खड़ी रही। फिर सहसा उसने दरवाज़ा ढकेलकर भीतर देखा। घीसू छटपटा रहा था। उसने जल पिलाया। घीसू ने कहा, बिंदु क्षमा करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया। अब मैं चला। लो, यह बचा हुआ पैसा, तुम जानो और तुम्हारा भगवान। कहते कहते उसकी आंखें टंग गई। बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गोविंद राम को बुला लाई। बिंदु अब भी बची हुई पूंजी से पैसे की दुकान करती है। उसका यौवन, रंग, रूप कुछ नहीं रहा। बच रहा थोड़ा सा पैसा और बड़ा सा पेट और पहाड़ से आने वाले दिन। धन्यवाद। कहानी सुनहला सांप, लेखक जयशंकर प्रसाद। यह तुम्हारा दुस्साहस है चंद्रदेव। मैं सत्य कहता हूं देवकुमार। तुम्हारे सत्य की पहचान बहुत दुर्बल है, क्योंकि उसके प्रकट होने का साधन असत है। समझता हूं कि तुम प्रवचन देते समय बहुत ही भावात्मक हो जाते हो। किसी के जीवन का रहस्य, उसका विश्वास समझ लेना हमारी तुम्हारी बुद्धि रूपी एक्सरेज की पारदर्शिता के परे है। कहता हुआ देवकुमार हंस पड़ा। उसकी हंसी में विज्ञता की अवज्ञा थी। चंद्रदेव ने बात बदलने के लिए कहा, इस पर मैं फिर वाद विवाद करूंगा। अभी तो वह देखो, झरना आ गया है। हम लोग जिसे देखने के लिए 8 मील से आए हैं। सत्य और झूठ का पुतला मनुष्य अपने ही सत्य की छाया नहीं छू सकता, क्योंकि वो सदैव अंधकार में रहता है। चंद्रदेव, मेरा तो विश्वास है कि तुम अपने को भी नहीं समझ पाते। देवकुमार ने कहा। चंद्रदेव बैठ गया। वह एकटक उस गिरते हुए प्रपात को देख रहा था। मसूरी पहाड़ का यह झरना बहुत प्रसिद्ध है। एक गहरे गड्ढे में गिरकर वह नाला बनाता हुआ ठुकराए हुए जीवन के समान भागा जाता है। चंद्रदेव एक तालुकेदार का युवक पुत्र था। अपने मित्र देव कुमार के साथ मसूरी के ग्रीष्म निवास में सुख और स्वास्थ्य की खोज में आया था। इस पहाड़ पर कब बादल छा जाएंगे, कब एक झोंका बरसता हुआ निकल जाएगा, इसका कोई निश्चय नहीं है। चंद्रदेव का नौकर पान भोजन का सामान लेकर पहुंचा। दोनों मित्र एक अखरोट वृक्ष के नीचे बैठकर खाने लगे। चंद्रदेव थोड़ी मदिरा भी पीता था, वह भी स्वास्थ्य के लिए। देव कुमार ने कहा, यदि हम लोगों को बीच में ही भीगना न हो तो अब चल देना चाहिए। पीते हुए चंद्रदेव ने कहा, तुम तो बड़े डरपोक हो। तनिक भी साहसी जीवन का आनंद लेने का उत्साह नहीं तुम में। सावधान होकर चलना, समय से कमरे में जाकर बंद हो जाना और अत्यंत रोगी के समान सदैव पथ्य का अनुचर बने रहना, तो मनुष्य घर में ही बैठा रहे। देव कुमार हंस पड़ा। कुछ समय बीतने पर दोनों उठ खड़े हुए। अनुचर भी पीछे चला। बूंदें पड़ने लगी थी। सबने अपनी अपनी बरसाती संभाली, परंतु उस वर्षा में कहीं विश्राम करना आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि उससे बच लेना बरसाती के बूते का काम नहीं था। तीनों छाया की खोज में चले। एक पहाड़ी चट्टान की गुफा मिली, छोटी सी। ये तीनों उसमें घुस पड़े। भवों पर से पानी पोंछते हुए चंद्रदेव ने देखा कि एक श्याम किंतु उज्जवल मुख अपने यौवन की आभा में दमक रहा है। वह एक पहाड़ी स्त्री थी। चंद्रदेव कलाविज्ञ होने का ढोंग करके उस युवती की सुडौल गढ़ देखने लगा। वह कुछ लज्जित हुई। प्रगल्भ चंद्रदेव ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बाबूजी, मैं दूसरी पहाड़ी गांव की रहने वाली हूँ। अपनी जीविका के लिए आई हूँ। तुम्हारी जीविका क्या है? सांप पकड़ती हूँ। चंद्रदेव चौंक उठा। उसने कहा, तो क्या तुम यहां भी सांप पकड़ रही हो? इधर तो बहुत कम सांप होते हैं। हाँ, कभी कभी खोजने से मिल जाते हैं। यहाँ एक सुनहला सांप अभी अभी मैंने देखा है। उसे कहते कहते युवती ने एक ढोके की ओर संकेत किया। चंद्रदेव ने देखा 2 तीव्र ज्योति। पानी का झोंका निकल गया। चंद्रदेव ने कहा, चलो देवकुमार, हम चलें। रामू, तू भी तो सांप पकड़ता है ना? देवकुमार यह बड़ी सफाई से बिना किसी मंत्र जड़ी के सांप पकड़ लेता है। देवकुमार ने सिर हिला दिया। रामू ने कहा, हाँ सरकार, पकड़ूं इसे? नहीं नहीं, उसे पकड़ने दे। हाँ, उसे होटल में लिवा लाना, हम लोग देखेंगे। क्यों देव, अच्छा मनोरंजन होगा ना? कहते हुए चंद्रदेव और देवकुमार चल पड़े। किसी क्षुद्र हृदय के पास उसके दुर्भाग्य से दैवी संपत्ति या विद्या, बल, धन और सौंदर्य
उसके सौभाग्य का अभिनय करते हुए प्रायः देखे जाते हैं, तब उन विभूतियों का दुरुपयोग अत्यंत अरुचिकर दृश्य उपस्थित कर देता है। चंद्रदेव का होटल निवास भी वैसा ही था। राशि राशि विडंबनाएं उसके चारों ओर घिर कर उसकी हंसी उड़ाती, पर उनमें चंद्रदेव को तो जीवन की सफलता ही दिखाई देती। उसके कमरे में कई मित्र एकत्र थे। नेरा महुवर बजाकर अपना खेल दिखा रही थी। सबके बाद उसने दिखाया अपना पकड़ा हुआ वही सुंदर सुनहला सांप। रामू एकटक नेरा की ओर देख रहा था। चंद्रदेव ने कहा, रामू, वह शीशे का बक्स तो ले आ। रामू ने तुरंत उसे उपस्थित किया। चंद्रदेव ने हंसकर कहा, नेरा, तुम्हारे सुंदर सांप के लिए यह बक्स है। नेरा प्रसन्न होकर अपने नवीन आश्रित को उसमें रखने लगी, परंतु वह उस सुंदर घर में नहीं जाना चाहता था। रामू ने उसे बाध्य किया। सांप बक्स में जा रहा। नेरा ने उसे आंखों से धन्यवाद दिया। चंद्रदेव के मित्रों ने कहा, तुम्हारा अनुचर भी कम खिलाड़ी नहीं है। चंद्रदेव ने गर्व से रामू की ओर देखा, परंतु नेरा की मधुरिमा रामू की आंखों की राह उसके हृदय में भर रही थी। वह एकटक उसे देख रहा था। देवकुमार हंस पड़ा। खेल समाप्त हुआ। नेरा को बहुत सा पुरस्कार मिला। 3 दिन बाद होटल के पास ही चीड़ वृक्ष के नीचे चंद्रदेव चुपचाप खड़ा था। वह बड़े गौर से देख रहा था, एक स्त्री और एक पुरुष को घुल घुल कर बातें करते। उसे क्रोध आया, परंतु न जाने क्यों वह कुछ बोल न सका। देवकुमार ने पीठ पर हाथ धरकर पूछा, क्या है? चंद्रदेव ने संकेत से उस ओर दिखा दिया। एक झुरमुट में नेरा खड़ी है और रामू कुछ अनुनय कर रहा है। देवकुमार ने यह देखकर चंद्रदेव का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो। दोनों आकर कमरे में बैठे। देवकुमार ने कहा, अब कहो, इसी रामू के हृदय की परख तो तुम उस दिन बता रहे थे। इसी तरह संभव है अपने को भी ना पहचानते हो। चंद्रदेव ने कहा, मैं उसे कोड़े से पीट कर ठीक करूंगा, बदमाश कहीं का। चंद्रदेव बाल देख कर आया था। अपने कमरे में सोने जा रहा था। रात अधिक हो चुकी थी। उसे कुछ फिस फिस का शब्द सुनाई पड़ा। उसे नेरा का ध्यान आया। वह होठ काटकर अपने पलंग पर जा पड़ा। मात्रा कुछ अधिक थी। आतिशदान के कार्निस पर धरे हुए शीशे का बक्स और बोतल चमक उठे, पर उसे क्रोध ही अधिक आया। बिजली बुझा दी। कुछ अधिक समय बीतने पर किसी चिल्लाहट से चंद्रदेव की नींद खुली। रामू का सा शब्द था। उसने स्विच दबाया। आलोक में चंद्रदेव ने आश्चर्य से देखा कि रामू के हाथ में वही सुनहला सांप हथकड़ी सा जकड़ गया है। चंद्रदेव ने कहा, क्यों रे बदमाश, तू यहाँ क्या करता था? अरे, इसका प्राण तो संकट में है। नेरा होती तो। चंद्रदेव घबरा गया था। इतने में नेरा ने कमरे में प्रवेश किया। इतनी रात को यहाँ? चंद्रदेव क्रोध से चुप रहा। नेरा ने सांप से रामू का हाथ छुड़ाया और फिर उसे बक्स में बंद कर दिया। तब चंद्रदेव ने रामू से पूछा, क्यों बे, यहाँ क्या कर रहा था? रामू कांपने लगा। बोल नहीं तो तेरी खाल उधेड़ देता हूं। रामू फिर भी चुप था। चंद्रदेव का चेहरा अत्यंत भीषण हो रहा था। वह कभी नेरा की ओर देखता और कभी रामू की ओर। उसने पिस्तौल उठाई। नेरा रामू के सामने आ गई। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरे लिए शराब लेने आया था जो उस बोतल में धरी है। चंद्रदेव ने देखा कि मदिरा उस बोतल में अपनी लाल हंसी में मग्न थी। चंद्रदेव ने पिस्तौल धर दिया और बोतल और बक्स उठाकर देते हुए मुंह फेर कर कहा, तुम दोनों इसे लेकर अभी चले जाओ, और रामू, अब तुम कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। दोनों धीरे धीरे बाहर हो गए। रामू अपने मालिक का मन पहचानता था। दूसरे दिन देवकुमार और चंद्रदेव पहाड़ से उतरे। रामू उनके साथ न था। ठीक 11 महीने पर फिर उसी होटल में चंद्रदेव पहुंचा। तीसरा पहर था। रंगीन बादल थे। पहाड़ी संध्या अपना रंग जमा रही थी। पवन तीव्र था। चंद्रदेव ने शीशे का पल्ला बंद करना चाहा। उन्होंने देखा रामू सिर पर पिटारा धरे चले आ रहा है और पीछे पीछे अपनी मंद गति से नेरा। नेरा ने भी ऊपर की ओर देखा। वह मुस्कुराकर सलाम करती हुई रामू के पीछे चली गई। चंद्रदेव ने धड़ से पल्ला बंद करते हुए सोचा, सच तो, क्या मैं अपने को भी पहचान सका? धन्यवाद। कहानी विसाती, लेखक जयशंकर प्रसाद।
उद्यान की शैलमाला के नीचे एक हरा भरा छोटा सा गांव है। वसंत का सुंदर समीर उसे आलिंगन करके फूलों के सौरभ से उसके झोपड़ों को भर देता है। तलहटी के हिमशीतल झरने उसको अपने बाहुपाश में जकड़े हुए हैं। उस रमणीय प्रदेश में एक स्निग्ध संगीत निरंतर चला करता है, जिसके भीतर बुलबुलों का कलनाद कंप और लहर उत्पन्न करता है। दाड़िम के लाल फूलों की रंगीली छाया संध्या की अरुण किरणों से चमकीली हो रही थी। शीरी उसी के नीचे शिलाखंड पर बैठी हुई सामने गुलाबों की झुरमुट देख रही थी, जिसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। वे समीरण के साथ छू छुलैया खेलते हुए आकाश को अपने कलरव से गुंजित कर दे रहे थे। शीरी ने सहसा अवगुंठन उलट दिया। प्रकृति प्रसन्न हो हंस पड़ी। गुलाबों के दल में शीरी का मुख राजा के समान सुशोभित था। मकरंद मुंह में भरे 2 नील भ्रमर उस गुलाब से उड़ने में असमर्थ थे। भौरों के पद पर निस्पंद थे। कंटीली झाड़ियों की कुछ परवाह न करते हुए बुलबुलों का उसमें घुसना और उड़ भागना शीरी तन्मय होकर देख रही थी। उसकी सखी जुलेखा के आने से उसकी एकांत भावना भंग हो गई। अपना अवगुंठन उलटते हुए जुलेखा ने कहा, शीरी, वो तुम्हारे हाथों पर आकर बैठ जाने वाला बुलबुल आजकल दिखाई नहीं देता। आह खींचकर शीरी ने कहा, कड़े शीत में अपने दल के साथ मैदान की ओर निकल गया। वसंत तो आ गया, पर वह लौट कर नहीं आया। सुना है कि ये सब हिंदुस्तान में बहुत दूर तक चले जाते हैं। क्या यह सच है शीरी? हाँ प्यारी, उन्हें स्वाधीन विचरना अच्छा लगता है। इनकी जाति बड़ी स्वतंत्रता प्रिय है। तूने अपनी घुंघरीली अलकों के पाश में उसे बांध क्यों न लिया? मेरे पाश उस पक्षी के लिए ढीले पड़ जाते थे। अच्छा लौटा, आवेग चिंता न कर, मैं घर जाती हूँ। शीरी ने सिर हिला दिया। जुलेखा चली गई। जब पहाड़ी आकाश में संध्या अपने रंगीले पट फैला देती है, जब विहंग केवल कलरव करते पंक्ति बांधकर उड़ते हुए गुंजन झाड़ियों की ओर लौटते और अनिल में उनके कोमल परों से लहर उठती, तब समीर अपनी झोंकेदार तंगों में बार बार अंधकार को खींच लाता। जब गुलाब अधिकाधिक सौरभ लुटाकर हरी चादर में मुंह छिपा लेना चाहते थे, तब शीरी की आशा भरी दृष्टि कालिमा से अभिभूत होकर पलकों में छिपने लगी। वह जागते हुए भी एक स्वप्न की कल्पना करने लगी। हिंदुस्तान के समृद्धशाली नगर की गली में एक युवक पीठ पर गट्ठर लादे घूम रहा है। परिश्रम और अनाहार से उसका मुख विवर्ण है। थक कर वह किसी के द्वार पर बैठ गया है। कुछ बेचकर उस दिन की जीविका प्राप्त करने की उत्कंठा उसकी दयनीय बातों से टपक रही है। परंतु वह गृहस्थ कहता है कि तुम्हें उधार देना हो तो दो, नहीं तो अपनी गठरी उठाओ, समझे आगा? युवक कहता है, मुझे उधार देने का सामर्थ्य नहीं है, तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। शीरी अपनी इस कल्पना से चौंक उठी। काफिले के साथ अपनी संपत्ति लाद कर खैबर के गिरी संकट को वो अपनी भावना से पदाक्रांत करने लगी। उसकी इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ के पास हम इतना धन रख दें कि वे अनावश्यक होने पर भी उस युवक की सब वस्तुओं का मूल्य देकर उसका बोझ उतार दे। परंतु सरला शीरी निस्सहाय थी। उसके पिता एक क्रूर पहाड़ी सरदार थे। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ सोचने लगी। संध्या का अधिकार हो गया। कलरव बंद हुआ। शीरी की सांसों के समान समीर की गति अवरुद्ध हो उठी। उसकी पीठ शिला से टिक गई। दासी ने आकर उसको प्रकृतिस्थ किया। उसने कहा, बेगम बुला रही हैं, चलिए, मेहंदी आ गई है। महीनों हो गए। शीरी का ब्याह एक धनी सरदार से हो गया। झरने के किनारे शीरी के बाग में शबरी खिंची है। पवन अपने एक एक थपेड़ों में सैकड़ों फलों को रुला देता है। मधुर धारा बहने लगती है। बुलबुल उसकी निर्दयता पर क्रंदन करने लगते हैं। शीरी सब सहन करती रही। सरदार का मुख उत्साहपूर्ण था। सब होने पर भी वो एक सुंदर प्रभात था। एक दुर्बल और लंबा युवक पीठ पर गट्ठर लादे सामने आकर बैठ गया। शीरी ने उसे देखा, पर वह किसी ओर देखता नहीं। अपना सामान खोलकर सजाने लगा। सरदार अपनी प्रेयसी को उपहार देने के लिए कांच की प्याली और कश्मीरी सामान छांटने लगा। शीरी चुपचाप थी। उसके हृदय कानन में कलरवों का क्रंदन हो रहा था। सरदार ने दाम पूछा। युवक ने कहा, मैं उपहार देता हूं, बेचता नहीं। तो ये विलायती और कश्मीरी मैंने चुन लिए हैं। इनमें मूल्य नहीं है, हृदय भी लगा है। ये दाम पर नहीं बिकते।
सरदार ने तीक्ष्ण स्वर में कहा। तब मुझे ना चाहिए, ले जाओ इसे, उठाओ। अच्छा, उठा ले जाऊंगा। मैं थका हुआ आ रहा हूं, थोड़ा अवसर दीजिए, मैं हाथ मुंह तो धो लूं। कहकर युवक भरभराई भी आंखों को छिपाते उठ गया। सरदार ने समझा झरने की ओर गया होगा। विलंब हुआ पर वह न आया। गहरी चोट और निर्मम व्यथा को वहन करते हुए कलेजा हाथ से पकड़े हुए शीरी गुलाब की झाड़ियों की ओर देखने गई, परंतु उसकी आंसू भरी आंखों को कुछ न सूझता था। सरदार ने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, क्या देख रही हो? मेरा एक पालतू बुलबुल शीत में हिंदुस्तान की ओर चला गया था। वह लौटकर आज सवेरे दिखाई तो पड़ा, पर जब वो पास आ गया और मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वो इधर कोहकाफ की तरफ भाग गया। शीरी के स्वर में कंपन था, फिर भी वे शब्द बहुत संभल कर निकले थे। सरदार ने हंसकर कहा, फूल को बुलबुल की खोज थी, आश्चर्य है। बिसाती अपना सामान छोड़ गया, फिर लौट कर नहीं आया। शीरी ने बोझ तो उतार लिया पर दाम नहीं दिया। धन्यवाद।